हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस एनसीईआरटी समरी कोर्स में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि क्लास 6 और 7 की जो एनसीईआरटी है वह हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और यदि आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। चेक डिलाइट आईएएस यूट्यूब चैनल, वहां आप सभी को सारी जो है वीडियो आपको फ्री में भी देखने को मिल जाएंगी। आज हम क्लास 8 की जो पॉलिटी है उसकी एनसीईआरटी को अपन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हमारा चैप्टर 1 होगा। उसका जो टाइटल है वह है हमारा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न ये है कि एक सही संघीय सहयोग जो संगठन है एससीओ कि 2022 की इसकी बैठक कहां पर हुई है। आपके ऑप्शन है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। इसका आंसर मैं आप सभी को वीडियो के अंत में दूंगा। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसी प्रश्न को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर जैसे कोई गेम है, लाइक फुटबॉल है, उसको समझने के लिए आप देखो, फुटबॉल है जैसे, तो उसके कुछ नियम है फुटबॉल के। गेम के एक निश्चित नियम होते हैं जो हमें गेम के बारे में बताते हैं। उसी प्रकार संविधान हमें किसी देश के बारे में यह बताता है कि वहां शासन व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार वहां का शासन संचालन होगा। यदि हम गेम के नियम बदल दें तो गेम ही बदल जाता है। उसी तरह संविधान भी ऐसा ही कुछ होता है। आप सभी को इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं नेपाल का। नेपाल की यदि बात करूं तो 1990 में यहाँ पर पहली बार संविधान बना था और ये जो संविधान बना था, यहाँ पर बात ये थी कि राजा के हाथ में सर्वोच्च शक्तियां होंगी। लेकिन समस्या ये थी कि यहाँ की जो जनता चाहती थी, वह चाहती थी कि यहाँ पर क्या हो, लोकतंत्र स्थापित हो। लोकतंत्र की स्थापना के लिए इन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया और अंततः इन्हें 2006 में सफलता हासिल हुई और 2006 में राजा की सत्ता को खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने उदाहरण इससे पहले बताया कि जब नियम बदलते हैं तो गेम भी बदल जाता है। तो उसी तरह जब यहाँ पर राजतंत्र समाप्त हो गया, मीन्स नियम बदल गया, तो संविधान को भी बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर फिर नया संविधान 2015 में आया। तब से लेके वहां पर अभी यही संविधान लागू है। तो हमने समझा कि संविधान हमको बताता है क्या, किसी देश की शासन व्यवस्था के बारे में कि जनता वहां की किस प्रकार की शासन व्यवस्था चाहती है, और संविधान ही हमें हमारे समाज के मूलभूत स्वरूप के बारे में बताता है कि किस प्रकार का यहाँ के समाज का स्वरूप होगा। दूसरी बात, अब मैंने बताया कि लोकतंत्र की स्थापना हो, भारत में भी लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में हम जानते हैं कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, वोट डालती है और अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जो प्रतिनिधि सत्ता की जिम्मेदारी उठाते हैं। परंतु आपने कभी सोचा हो या आपने देखा हो तो इस प्रकार की भी संभावना बनी रहती है कि सत्ता का दुरुपयोग इनके द्वारा किया जाए। तो सत्ता का दुरुपयोग रोकने का काम भी संविधान का है। संविधान में कुछ ऐसे नियम, कानून या प्रावधान बनाए जाते हैं जो जो जनप्रतिनिधि हैं इनके द्वारा सत्ता का दुरुपयोग ना किया जा सके। साथ ही साथ आप जानते हैं कि भारत जो है एक विविधता वाला देश है। यहाँ पर कई सारे जो है धर्म, जाति, लिंग, समुदाय के लोग रहते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ जो समुदाय के लोग हैं वह बहुसंख्यक में हो और कुछ जो है अल्पसंख्यक में हो। तो आपने कभी देखा होगा, जैसे मैं उदाहरण दूं कि आप जैसे कोई एक क्लास मॉनिटर है, तो वो सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है क्योंकि वो क्लास मॉनिटर, उसके पास एक सत्ता है। यदि उसका क्लास टीचर या क्लास में कोई अन्य टीचर नहीं है तो वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर सकते हैं बहुसंख्यकों द्वारा। तो बहुसंख्यकों द्वारा जो अल्पसंख्यकों प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, निरंकुशता का देखने को दिखाई देता प्रमाण, उसको प्रतिबंधित करता है संविधान। इसीलिए किसी देश को संविधान की जरूरत पड़ती है। यहीं पर एक चीज और यहाँ पर देखने को मिलती है कि संविधान हमें फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। तो संविधान एक रूपरेखा तय कर सकता है कि हमको इस दिशा में आगे बढ़ना है। देश की एक दिशा और दशा तय कर देता है संविधान, जो
हमें यह दायित्व बताता है कि हमको किस तरह से फैसले लेने चाहिए और किस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो हमने समझा कि एक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इन वजह से जो है संविधान होना चाहिए। अब हम बात करेंगे संविधान के मुख्य लक्षणों की बात करेंगे, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि हम जो है 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, औपनिवेशिक शासन हमारे यहाँ रहा। औपनिवेशिक शासन के दौरान हमारा अंग्रेजों ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर प्रकार से शोषण किया और उन्हीं अत्याचारों को देखते हुए जनता को यह तय कर लिया था कि भारत में क्या होना चाहिए, एक लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र की स्थापना होना ही चाहिए। लोकतंत्र की बात यदि करूं तो लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिकों को समान माना जाता है और सभी को सरकार में जो है भागीदारी, मतलब सरकार के कामकाज में जो है हिस्सेदार बन सकता है व्यक्ति। परंतु ये भी तय करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यदि आप सोच के देखिए, हम 1947 में आजाद हो गए। 1947 में आजाद होने के साथ साथ हमारे समक्ष बहुत सारी चुनौतियां, कैसे बंटवारा होना था, कुछ रियासतें ऐसी थी जो तय नहीं कर पा रही थी कि उन्हें भारत में रहना चाहिए या पाकिस्तान में रहना चाहिए, और फिर विविधता जैसी जो एक चुनौती है ही, धर्म जातिगत विविधता जो हमारे यहाँ है, ठीक है। इन तमाम तरह की जो चुनौतियां थी संविधान निर्माताओं के समक्ष, उन्होंने किस तरह से संविधान की एक रूपरेखा तय करी, उसका प्रारूप तैयार किया जिसमें भारत की भविष्य निर्भर करता था। तो इन सब के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं ने ऐसा एक कल्पनाशील दस्तावेज दिया देश को, जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। इसी भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख लक्षण हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें जो सबसे प्रमुख है वह है संघवाद। संघवाद की यदि हम एक सिंपल लाइन में इसको समझाऊं तो संघवाद का मतलब होता है कि एक से ज्यादा स्तरों पर सरकार का होना। जैसे संघ के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर केंद्रीय सरकार हो जाए, राज्य या प्रांत के स्तर पर राज्य की सरकार हो जाए। फिर हमने देखा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पर स्थानीय, पंचायती राज और नगरीय निकायों की जो है सरकार की स्थापना भी करी, त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना यहाँ पर की गई। दूसरा जो इसमें जो पॉइंट होता है संघवाद का, वह ये होता है कि संविधान क्या होना चाहिए, वह लिखित होना चाहिए, और लिखित के साथ साथ संविधान की क्या होना चाहिए, सर्वोच्चता होना चाहिए। तो लिखित संविधान हो और संविधान सर्वोच्च हो, ये जो है संघवाद को डिस्क्राइब करने की प्रमुख बातें हैं। मैंने आप सभी को बोला कि केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर अलग अलग सरकार होनी चाहिए, मीन्स एक से ज्यादा स्तरों पर सरकार होना। ऐसा क्यों अपनाया गया भारतीय संविधान में? क्योंकि देखो, संविधान निर्माता चाहते थे कि दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग पूरे देश के फैसले ना लें, स्थानीय मुद्दों की जो स्थानीय जो समस्याएं होती हैं उन पर फैसला जो है राज्य सरकार या स्थानीय सरकारों को दिया जाना चाहिए इसका अधिकार। तो उनका यह जो सोच थी, उनकी जो समझ थी, उसी के कारण जो है भारतीय संविधान में हमने संघवाद की जो विशेषता है उसको अपनाया है। इसके बाद जो हमारा जो भारतीय संविधान का दूसरा जो इंपॉर्टेंट विशेषता आ जाती है, लक्षण है, वह है संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति की यदि बात करूं तो प्रतिनिधि, आप सभी को पता है लोकतंत्र में प्रतिनिधि जो है जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता वोट डालती है, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो अधिकार प्रदान करके विभिन्न वर्गों में समानता के आदर्श को स्थापित किया गया। ये जो है इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। संसदीय शासन पद्धति में आप जानते हैं कि प्रतिनिधि संसद का क्या होता है, सदस्य होता है। सदन यहाँ पर दो है, लोकसभा और राज्यसभा। इस तरह से जो है भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें जो सरकार है वह है किसके प्रति जिम्मेदार है, विधायिका के प्रति जिम्मेदार, मीन्स लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ये जो है हमने ये संसदीय शासन पद्धति को देखा। इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरी विशेषता, तीसरा जो लक्षण है वह है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों के बंटवारे की यदि बात करूं तो एक तो है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची जो बताती है कि केंद्र के पास अलग शक्तियां हैं, राज्य के पास अलग शक्तियां हैं। केंद्र जो संघ सूची है उन विषयों पर कानून बना सकता है, जो राज्य सूची है वो उन विषयों पर राज्य सरकार का अधिकार है कानून बनाने। ये हो गया। इसके अलावा शक्तियों का बंटवारा शासन के तीनों अंगों में है। एक तो है सरकार, दूसरा है विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो सरकार का काम है नीति निर्माण और कानून का निर्माण, उनका लागू करवाना। दूसरा
विधायिका और न्यायपालिका का अलग काम है। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि तीनों जो सरकार के अंग हैं, मीन जो शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के मध्य चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत को अपनाया गया है। इसका क्या आशय है? इसका आशय ये है कि सरकार मीन्स जो कार्यपालिका है, वह अपने सत्ता का दुरुपयोग ना करे। अगर ये सत्ता का दुरुपयोग करेगी तो उसको रोकने के लिए विधायिका और न्यायपालिका है। यदि विधायिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगी तो उसको रोकने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका है, और यदि न्यायपालिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगी तो उसको रोकने के लिए सरकार और विधायिका है। तो सीधा सा कहने का मतलब ये है कि दुरुपयोग को रोकने का उपाय भी संविधान द्वारा किया गया है, और प्रत्येक अंग जो है दूसरे अंग पर अंकुश लगाए रखता है। ये जो है हमारा भारतीय संविधान के लक्षण है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण है वह है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में भाग 3 में इनका वर्णन है। भाग 3 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात करी गई है। मूलतः संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, जो ये थे, कौन कौन से थे? पहला जो था उसमें था समता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा था संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, छठा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वैसे छठा जो स्थान था वह था संपत्ति का अधिकार, जो कि समाप्त कर दिया गया है, इसीलिए छठा जो बचा है वह अभी वर्तमान में कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरह से वर्तमान में केवल 6 प्रकार के मूल अधिकारों की चर्चा भारतीय संविधान में की गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर ये जो बात है इम्पोर्टेंट, कि ये जो मूल अधिकार क्यों प्रदान करे गए? सत्ता का दुरुपयोग ना हो। तो ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए ये मूल अधिकार इसीलिए है ताकि जो सरकार है वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना कर सके। अगली जो इसमें विशेषता आती है भारतीय संविधान का जो लक्षण है वह है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता को अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों को समान नजरों से देखेगी। जैसे यदि हम पश्चिमी देशों की बात करें तो वहां पर जो है कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट जो धर्म होता है, मीन्स ईसाई धर्म को मानते हैं वो लोग। सरकार का भी धर्म वही होता है। लेकिन भारत में यदि बात करूं तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे धर्म है, सरकार किन धर्मों को माने? तो सरकार धर्मनिरपेक्ष है, मीन्स सरकार का कोई भी धर्म नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सभी धर्म समान है सरकार की नजर में, और किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपना काम नहीं कर सकती। ये बात यहाँ तक आप लोगों को मुझे लगता है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, और यहीं तक हमारा जो है ये चैप्टर। अब इसके बाद हमारा जो आ जाता है, आ जाता है हमारा प्रश्न, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था। प्रश्न ये है कि 2022 में एससीओ की समिट कहां पर हुई है? इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में यह समिट हुई है, जिसमें आप सभी को पता होगा कि पिछले दिनों जो है हमारे भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए। इसमें जो कुछ बातें इंपॉर्टेंट निकल के आई हैं वो ये निकल के आई हैं कि 2023 में जो भारत अध्यक्षता करेगा, मीन्स भारत में यह एससीओ समिट होने वाली है। दूसरा जो बनारस है, मीन्स वाराणसी है, वह है भारत में एससीओ का टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल बनाया गया है 2022 और 23 के लिए। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये करंट अफेयर्स की बातें। एससीओ की यदि बात करूं तो एससीओ जो है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। क्यों है? क्योंकि 60% एरिया वाइज है, 30% विश्व वर्ल्ड जीडीपी का इसका पार्ट है, और 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन इसका पार्ट है। इसीलिए ये सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। यदि इसकी बैकग्राउंड की यदि बात करूं, 26 अप्रैल 1996 को इसकी स्थापना हुई थी। उस समय ये संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। इसमें 5 देश कौन कौन से थे? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। 2001 में उज्बेकिस्तान को इसमें जोड़ दिया गया, तो यह संघाई 6 बन गया 2001 में। इसके बाद 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें फुल टाइम मेंबरशिप मिल गई, और करंट में यदि बात करूं तो ईरान और बेलारूस इसके नए मेंबर बनने वाले हैं। तो ये यहाँ तक जो है एससीओ के बारे में आप लोगों को याद रखना है, जो मैंने आप सभी को बातें बताई हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बारे में कभी कभार मिल जाता है एक आध जो है
स्टेटमेंट के रूप में कि एससीओ का मेंबर कौन है, कौन नहीं है, स्थापना, ये सब चीजें आप लोगों को याद रखना चाहिए। यहाँ आज तक हमारा जो है लेक्चर कंप्लीट होता है। यदि आप लोगों को इस वीडियो की टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आप लोगों को वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।